हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट आईडी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। और ये एक्ट मैं आपको कराऊंगी टॉप 100 एमसीक्यू से। इसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, कुछ मेमोरी हैक्स भी बताऊंगी, ठीक है। और ये 100 क्वेश्चन है, तो मैं ट्राई करूंगी इसके बाद 100 क्वेश्चन और लाऊं इसके पार्ट सेकंड में। आज हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना। और उम्मीद करती हूँ जब तक ये लेक्चर फिनिश हो आपका आईडी एक्ट प्रिपेयर हो जाए एग्ज़ाम के लिए। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और ये लेक्चर किस किस एग्ज़ाम के लिए यूज़ होगा ये भी आप देख लो। ये यूज़फुल होगा आरआरबी, वेलफेयर एंड इंस्पेक्टर, एपीएफसी, एएलसी, ईपीएफओ, यूजीसी नेट, कोड 55, पीएसयू, बीबीए, एमबीए एंड मैनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब पास हुआ था? तो ये आपका पास हुआ था 1947। और इसकी डेट क्या थी? 1 अप्रैल, ठीक है। ये देखो मैंने आंसर भी मेंशन किए हुए हैं, तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपको इजी रहेगा रिवाइज करना, ठीक है। अब चलो, ये पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में टेक प्लेस ड्यू टू। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस किस वजह से हो सकता है? वेजेस की वजह से, बोनस की वजह से, ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन की वजह से, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वर्क कमेटी इज। वर्क कमेटी क्या है? वर्क कमेटी हमारी बाईपार्टाइट बॉडी है, ट्रिपार्टाइट बॉडी है, एडजुडिकेशन मशीनरी है, या वेज फिक्सिंग मशीनरी है। तो आपको ये बताना है, ठीक है, कि वर्क बॉडी हमारी क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमारी जो वर्क बॉडी है ना, वो है ट्राईपार्ट बॉडी। और वर्क कमेटी है, वर्क कमेटी हमारी बाईपार्टाइट बॉडी है, ठीक है। और वर्क कमेटी कब बनती है? वर्क कमेटी जब बनती है जब 100 और मोर एम्प्लॉयज़ होते हैं, तब वर्क कमेटी बनती है। और ये कैसी होती है? ये होती है स्टैचुरी, ठीक है, स्टैचुरी बॉडी होती है। अब स्टैचुरी बॉडी तो आपको पता होगा ना, ठीक है। और अब ये देखो, ये कौन कौन से इश्यूज एड्रेस करती है? कौन कौन से इश्यूज एड्रेस करती है ये वेजेस, सैलरी, फैक्ट्री और प्लांट पॉलिसी के इश्यूज एड्रेस करती है। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रही हूँ यहाँ मैं लिख नहीं पा रही, तो वो आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना, ठीक है। वर्क कमेटी क्या है? बाईपार्टाइट बॉडी है, ठीक है। कितने एम्प्लॉयर पे बनती है? एम्प्लॉय पे बनती है, 100 और मोर एम्प्लॉय पे। स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन कौन से इश्यूज डील करती है? तो ये डील करती है वर्किंग कंडीशन, वेजेस, फैक्ट्री और प्लांट पॉलिसी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। द कंसिलेशन ऑफिसर जनरली कंक्लूड हिज प्रोसीडिंग विद इन। जो कंसिलेशन ऑफिसर होता है वो अपनी प्रोसीडिंग कितने दिन में करता है? ठीक है, तो वो करता है 14 डेज में। 14 डेज में करता है। कंसिलेशन ऑफिसर कौन होता है? कंसिलेशन ऑफिसर होता है जिसे अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। और कंसिलेशन ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है? कंसिलेशन ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो सेटलमेंट कराता है दो पार्टियों के बीच में। और इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 2P, ठीक है। सेटलमेंट करो प्यार से, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, सेक्शन 2P। और वर्क कमेटी का सेक्शन क्या था? वर्क, देखो वर्क में W आ रहा है, तो इसको आप उल्टा कर लो तो ये बन जाएगा 3। ये हो गया आपका वर्क कमेटी। तो इस तरीके से आपको सेक्शन से याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इनमें से कौन सा मेथड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में नहीं आता? कंसिलेशन आता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आर्बिट्रेशन भी आता है, एडजुडिकेशन भी आता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं आता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? अब मैं आपको ये बताती हूँ।
कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जो एम्प्लॉयर और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के बीच में करवाया जाता है, ठीक है। और ये अधिकतर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लाइक वेज, आर, वर्किंग कंडीशन, मैंडेटरी सब्जेक्ट है इनकी बार्गेनिंग के, ठीक है। और ये कैसे नेगोशिएट करता है, दोनों पार्टियों के गुड गुड फेथ में नेगोशिएट करता है, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होता है दोनों पार्टियों के गुड फेथ में होता है। अब देखो एक एक क्वेश्चन की मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, डेफिनेटली लेक्चर तो लंबा होगा ही होगा, तो आप प्लीज स्किप मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हो तो। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप विक्रम सर को कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको बता देंगे कि इस पीडीएफ की प्राइस क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, till what period from the conclusion of the adjudication proceeding a workman cannot go strike under the dispute act। देखो आपको किसी केस में, एडजुडिकेशन के केस में आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है। तो प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें जो वर्कमैन होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वर्कमैन होता है, वो कितने दिन तक स्ट्राइक पर नहीं जा सकता। तो इसका आंसर है 2 मंथ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 में कहा गया है कि वर्कमैन कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक फॉर 2 मंथ, ठीक है, आफ्टर द कंक्लूजन। अगर उसका कंक्लूजन आ जाता है उसके 2 महीने बाद तक वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकता, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इन ए सिचुएशन टू बी कॉल्ड एज स्ट्राइक विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। स्ट्राइक के लिए क्या प्रेजेंट होना जरूरी है, प्लूरलिटी ऑफ वर्कमैन, सेसेशन ऑफ वर्क, रिफ्यूजल टू कंटिन्यू वर्क, एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और कंसर्टेड एक्शन अंडर ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग। प्लूरलिटी ऑफ वर्कमैन का मीनिंग है मल्टीपल वर्कमैन। तो जब हम स्ट्राइक करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, मल्टीपल वर्कमैन होनी चाहिए, यस, सेसेशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल और कंटिन्यू टू वर्क, काम का रुक जाना होना चाहिए, या यस होना चाहिए, ठीक है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबकी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, एक या एक से अधिक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अपॉइंट करती है, किस लिए करती है, एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के झगड़े निपटाने के लिए। तो वो किस शेड्यूल में मेंशन है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड और थर्ड और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है द सेकंड शेड्यूल, ठीक है। अब आपको मुझे ये बताना है कि आईडी एक्ट में टोटल कितने शेड्यूल है, ठीक है, टोटल कितने शेड्यूल है। अगर आप टोटल शेड्यूल मुझे मेंशन करते हो, मैं आपको आपके रिप्लाई में उसकी ट्रिक बताऊंगी कि किस शेड्यूल में क्या आता है, वो आप कैसे याद करोगे, लेकिन बताऊंगी जब आप कमेंट करोगे आपके रिप्लाई में, ठीक है। चलो सेकंड और थर्ड शेड्यूल, सॉरी दोनों में आता है, इसका आंसर है सेकंड और थर्ड शेड्यूल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिडर नहीं किया जाएगा। डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉय के बीच डिस्प्यूट हुआ है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा या नहीं। डिस्प्यूट हुआ है एम्प्लॉयर के बीच में, वो होगा या नहीं। डिस्प्यूट हुआ है वर्कर और ट्रेड यूनियन के बीच में, वो डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट हुआ है एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, तो इसका आंसर होगा डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर एंड ट्रेड यूनियन, ठीक है। ये कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ट्रेड यूनियन के साथ वर्कर का क्या डिस्प्यूट हो सकता है, ट्रेड यूनियन तो खुद ही सॉर्ट आउट करती है सारे। अब ये देखते हैं द रिट्रेसमेंट कंपनसेशन विल इक्वल टू, जब आईडी एक्ट में रिट्रेसमेंट किया जाता है, उसे जो कंपनसेशन दिया जाता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बच्चों बराबर होता है 15 डेज एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस।
ये इसका आंसर है। पूरे ऑप्शन पढ़ने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि बड़े बड़े ऑप्शन हैं, जिसके छोटे होंगे उसके पूरे मैं पढ़ूंगी। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू ले ऑफ कंपनसेशन अंडर द आईडी एक्ट। ठीक है, इनमें से ले ऑफ के लिए कौन एंटाइटल्ड नहीं है, मतलब किसका ले ऑफ नहीं किया जा सकता। परमानेंट वर्कर का ले ऑफ किया जा सकता है, इरेगुलर वर्कर का किया जा सकता है, एक कैजुअल वर्कर, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एक कैजुअल वर्कर। क्वेश्चन नंबर 12, विच सेक्शन डील विद द प्रोविजन ऑफ ले ऑफ। प्रोविजन ऑफ ले ऑफ का कौन सा सेक्शन है, तो वो है सेक्शन 25M। 25N क्या कहता है, 25N कहता है रिट्रेसमेंट के बारे में। ठीक है, रिट्रेसमेंट के बारे में बताता है 25N, है ना। और M बताता है आपका प्रोविजन ऑफ ले ऑफ, और F बताता है आपका सॉरी, F बताता है आपका कंडीशन, या ये 25N तो रिट्रेसमेंट के बारे में बताता है, और 25F बताता है कंडीशन ऑफ रिट्रेसमेंट, और 25 बताता है आपका इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग ले ऑफ। ले ऑफ जनरल प्रोविजन जो होते हैं, ले ऑफ की जनरल प्रोविजन वो कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट इन विच एटलीस्ट 50 वर्कमैन आर एम्प्लॉयड एंड विच आर नॉट ऑफ ए सीजनल कैरेक्टर। 50 वर्कमैन होनी चाहिए और सीजनल कैरेक्टर का काम नहीं होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 100 वर्क एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी में सीजनल कैरेक्टर का काम नहीं होना चाहिए, या फिर सभी इंडस्ट्री में जो आती हैं अंडर रिव्यू फैक्ट्री एक्ट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जनरल प्रोविजन कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, जहाँ पे एटलीस्ट 50 वर्कमैन होते हैं और उनका काम सीजनल कैरेक्टर का नहीं होता। और इसका सेक्शन क्या होता है, ये आता है 5A में। ठीक है, 5A में जनरल प्रोविजन फॉर ले ऑफ। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, among the method for the settlement for industrial dispute listed which one is not relevant। इनमें से कौन सा रेलेवेंट नहीं है, कलेक्टिव बार्गेनिंग रेलेवेंट है, कंपल्सरी भी रेलेवेंट है, वॉलंटरी भी, रेफरेंस टू सिविल कोड ये रेलेवेंट नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट वेपन इन द हैंड ऑफ वर्कर। वर्कर का लास्ट वेपन क्या है, ठीक है, तो उनका लास्ट वेपन है स्ट्राइक, क्योंकि स्ट्राइक वर्कर कर सकते हैं। ले ऑफ, लॉकआउट, क्लोजर में क्या डिफरेंस है, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। और अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको लेक्चर फिनिश होने के बाद ये चारों में डिफरेंस मैं खुद क्लियर करूंगी, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। कमेंट किया करो, कमेंट करने से आपका ही रिवीजन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एम्प्लॉयर विल नॉर्मली रिट्रेंच। जब हम किसी को रिट्रेंच करते हैं तो आईडी एक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको रिट्रेंच करते हैं, द सीनियर मोस्ट वर्कर ऑफ दैट कैटेगरी, जो हमारे ऑफिस में बहुत ज़्यादा सीनियर है, इनएफिशिएंट वर्कर को करते हैं, या एनी वर्कर को करते हैं, या लास्ट पर्सन टू बी एम्प्लॉय इन दैट कैटेगरी, जो मतलब अभी लास्ट में उसको एम्प्लॉय किया गया है। तो इसका आंसर है डी, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि उसे अभी हायर किया है। अब पुराने पर्सन को तो इतनी जल्दी रिट्रेंच नहीं करेंगे ना, तो जो हमने लास्ट में हायर किया जाता है पहले उसको निकाला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कमैन, ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉय करती है 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन, तो ठीक है, और उसको रिट्रेंच करना है, ठीक है, एम्प्लॉय को, तो वो कितना नोटिस देगी, 3 मंथ का नोटिस देगी, 2 मंथ का नोटिस देगी, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रिट्रेंच के लिए परमिशन लेगी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय की बात कर रहा है। अगर 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि उनको कितना नोटिस पीरियड दिया जाए, वो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देती है। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पर। एन अवार्ड विल रिमेन ऑपरेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड। जब किसी भी झगड़े का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का
फाइनल डिसीजन दिया जाता है, फाइनल डिसीजन हमारा अवार्ड कहलाता है। तो वो कब तक वैलिड रहता है? तो वो वैलिड रहता है बच्चों 1 साल तक, ठीक है। जिस दिन वो जिस दिन वो एनफोर्स हो गया है उसके 1 साल तक वो वैलिड रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया है लेकिन उसको सरप्लस भी दे रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका रिट्रेचमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट सर्व ए 3 मंथ नोटिस, ठीक है। 3 मंथ का नोटिस दे रहा है अगर रिट्रेंच कर रहा है। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लेती हूँ। द स्टेटमेंट अबव इंडिकेट द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय, सॉरी, ये कह रहा है कि एक कंपनी में 100 एम्प्लॉयज है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ये कह रहा है कि एक कंपनी 3 मंथ का नोटिस पीरियड देती है, तो उसमें कितने एम्प्लॉय होंगे कि वो 3 मंथ का दे रही है। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 100 से ज़्यादा है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, और अगर 100 है तो हमें 3 मंथ का देना होगा, ठीक है, 3 मंथ का देना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए मैटर मेंशन इन द जुडिकेशन ऑफ लेबर कोड। लेबर कोड के एजुकेशन में कौन कौन से मैटर दिए गए हैं? विड्रॉल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन और प्रिविलेज दिया गया है, एप्लीकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर दिया गया है, इलेगिलिटी और अदरवाइज स्ट्राइक और लॉकआउट दिया गया, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी दिए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन मीन, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन क्या होता है? वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? ये तो आपको भी पता होगा सिंपल कि वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है। बच्चों यहाँ पीछे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा बियर कर लेना इस शो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, गिविंग एन अवार्ड बाय थर्ड पर्सन म्यूचुअली एग्री अपॉन बाय बोथ पार्टी, ये होता है कि एक तीसरा पर्सन आता है और दोनों पार्टी को एग्री करता है और उनको डिसीजन दे देता है, ये वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन है। या अवार्ड पर्सन, जो अवार्ड पर्सन आता है उसे अपॉइंट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, विदाउट द कंस्टेंट ऑफ पार्टी, पार्टी से पूछे बिना, ये होता है। या अवार्ड ऑफ लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट और नेशनल ट्रिब्यूनल का होता है। तो सी तो होता नहीं है, बी भी नहीं होता और डी भी गया, इसका बचा ऑप्शन ए, ठीक है। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन ऑप्शन ए, गिविंग एन अवार्ड बाय अ थर्ड पार्टी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय बोथ द पार्टीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर इंटरेस्टेड ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो वो कौन से शेड्यूल में मेंशन होते हैं? ये क्वेश्चन मैंने ऊपर गलत बता दिया था, ये था सेकंड और थर्ड शेड्यूल। कितने शेड्यूल होते हैं टोटल? हमारे होते हैं 5 शेड्यूल। अब 5 शेड्यूल कौन कौन से होते हैं आपको ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, फिर मैं इसकी ट्रिक आपको बताऊंगी। सेक्शन 22 एंड 23 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 23 और 23 इसका आंसर ही मैंने लिख दिया, किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है स्ट्राइक एंड लॉकआउट से, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वेयर एन अंडरटेकिंग क्लोज डाउन फॉर एनी रीजन, वर्क एवरी वर्कमैन शैल बी एंटाइटल्ड टू नोटिस एंड कंपनसेशन ही हैज पुट इन। कोई भी रीजन है कि एक कंपनी बंद हो रही है तो वहाँ पे जो वर्कमैन होगा उसको नोटिस दिया जाता है, ठीक है। तो वो उसकी सर्विस का टाइम कितना होना चाहिए? तो उसका सर्विस का टाइम होना चाहिए 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एंड इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन, इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन को क्या कहते हैं? जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में यानी कोई लेबर कोर्ट देती है तो उसे हम कहते हैं अवार्ड। और सेटलमेंट कौन देता है? मैंने आपको ऊपर बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में बताया था, कौन देता है? कंसिलिएशन ऑफिसर देता है। सेटलमेंट का सेक्शन क्या होता है? 2P, सेटलमेंट का सेक्शन होता है 2P। वर्क कमेटी का मैंने आपको बताया था 3, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नो नोटिस ऑफ क्लोजर will be required be served on the appropriate government if the number of worker employed। ये कह रहा है कि कोई कंपनी बंद होने वाली लेकिन वो कोई नोटिस नहीं दे रही क्लोजर का, तो कितने एम्प्लॉय होने चाहिए? लेस देन 50 एम्प्लॉय है ना, तो कंपनी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है कि हम इतने दिन में कंपनी बंद कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी डेज बिफोर एन एम्प्लॉयर इंटेंडिंग टू क्लोज down undertaking in which 62 workmen are employed has served notice to the appropriate government। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पर 62 एम्प्लॉय काम करते हैं और वो बंद होने जा रही है, तो एम्प्लॉयर को कितना नोटिस सर्व करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, 60 दिन, 70 दिन, 90 दिन या 240 दिन। तो इसका आंसर है 2 मंथ, 60 डेज, ठीक है, 2 महीने पहले उसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताना होगा कि मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ। और अगर 50 से कम एम्प्लॉय हैं तो उसे कोई नोटिस नहीं देना होगा, 50 से ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर 62 हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में थे 50, तो नो नोटिस था, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए 62, तो यहाँ पर बन जाएंगे इसके 2 मंथ, यानी कि 60 डेज। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्लोजर मीन क्या होता है? क्लोजर मीन क्या होता है? क्लोजिंग डाउन द प्लेस वर्क फॉर शॉर्ट पीरियड, मतलब कम टाइम के लिए बंद कर देना, ठीक है। क्लोजिंग डाउन द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमानेंटली बंद कर देना। ये सस्पेंशन ऑफ वर्क ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया तो क्लोजर डाउन है। रिफ्यूजल या काम देने के लिए मना कर दिया, तो हम परमानेंट जब अपने एम्प्लॉयमेंट को बंद कर देते हैं वो कहलाता है हमारा क्लोजर, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। एन अवार्ड मस्ट बी पब्लिश बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजेट। जब अवार्ड दिया जाता है किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो अवार्ड को कितने दिन में ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर दिया जाता है? तो वो विद इन 1 मंथ में किया जाता है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में अब मैं आपको इसके सबके सेक्शंस बताऊंगी। कौन सा सेक्शन कंटिन्यूस सर्विस को कवर करता है? तो ये करता है 25B। ये तो हो गया 25B, आपका हो गया कंटिन्यूस सर्विस, ठीक है। और सेक्शन 25B मैंने आपको बता दिया कंटिन्यूस सर्विस में आता है। सेक्शन 25 आपका आता है प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एड टू लीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। लीगल स्ट्राइक और लॉकआउट में 25 आता है। 25A आपका आता है 25A किस में आता है आपका? ले ऑफ रिट्रेसमेंट में आता है 25A, ले ऑफ रिट्रेसमेंट। और 26 आता है लॉकआउट और स्ट्राइक की पेनल्टी। तो ये आप मेंशन करते रहना अपने नोट्स में, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार दोबारा बता रही हूँ, 25B कंटिन्यूस सर्विस, 25 लीगल स्ट्राइक और लॉकआउट का फाइनेंशियल प्रोविजन, 25A आता है आपका ले ऑफ एंड रिट्रेसमेंट, 26 आता है आपका पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विच सेक्शन डिफाइंड रिट्रेसमेंट? रिट्रेसमेंट कौन सा सेक्शन में आता है? ये आता है 200 रिट्रेसमेंट, ठीक है। 2F मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। 2B आपका आता है अवार्ड में, ठीक है। अवार्ड का सेक्शन होता है, अवार्ड का सेक्शन होता है 2B। रिट्रेसमेंट का होता है 200। 25F मैंने आपको बताया था रिट्रेसमेंट ऑफ वर्कमैन, रिट्रेसमेंट ऑफ वर्कमैन। और सेक्शन 4 में आता है कॉन्सिलेशन ऑफिसर। कॉन्सिलेशन ऑफिसर का भी मैंने आपको डिटेल में ऊपर बताया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये सारे क्वेश्चन में सेक्शन के करवा रही हूँ, ठीक है। विच सेक्शन डील विद कंपनसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी खरीद लेती है तो उसका जो कंपनसेशन ट्रांसफर होता है वो कौन से सेक्शन में आता है? तो वो आता है सेक्शन 25FF में, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। सेक्शन 25 मैंने अभी आपको कौन सा बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है। सेक्शन 25E आपका है वर्कमैन नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। आपको क्या मेंशन करना है? 25F और 25। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विच सेक्शन डील प्रोविजन ऑफ ले ऑफ? ले ऑफ का सेक्शन मैंने आपको ऊपर भी बताया था, 25M ले ऑफ का है। 25F और 25 ये आपको कमेंट में मेंशन करना है। इसी तरह आपको सेक्शन याद होंगे। 25N किस में आता है? 25N मैं आपको बता देती हूँ, ये आता है कंडीशन रिट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, देर नहीं करेंगे। नो पर्सन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक
इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन डैश पीरियड ऑफ गिविंग सच ए नोटिस। कोई पर्सन जो पीएसयू में पब्लिक यूटिलिटी में काम करता है वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकता। कब तक? अगर उसने नोटिस दे दिया है, ठीक है, तो 6 वीक तक वो नोटिस दे दिया है तो उस पे स्ट्राइक पे नहीं जा सकता। ठीक है। जर्नल प्रोविजन, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। जर्नल प्रोविजन किस चैप्टर में आते हैं? ये आते हैं आपके 5A में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, A workman who is employed in industrial establishment at place of another workman whose name is born on master roll। एक एम्प्लॉय है जिसका नाम मास्टर रोल में है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे काम करने के लिए उसे बुलाया जाता है। ठीक है, या किसी और की जगह बुलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बदली वर्कमैन। कि जैसे आज पर्सन ए नहीं आया तो पर्सन बी को कहीं और से बुला लेंगे और उसका नाम भी मास्टर रोल में जरूरी है, तो ये कहलाएगा बदली वर्कमैन। ठीक है। चलो, अब ये कहते हैं कि जो रिट्रेसमेंट के टाइम पे कंपनसेशन दिया जाता है वो कितने बराबर होता है? वो होता है इक्विवेलेंट टू 15 डेज एवरेज पे। क्वेश्चन नंबर 39, द डैश कैन मेक रूल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन। प्रोटेक्टेड वर्कमैन, ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? ये अपॉइंट करती है, अपॉइंट भी करती है और रूल भी बनाती है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है। चलो, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 40। हाउ मेनी डेज ऑफ नोटिस इज मैंडेटरी फॉर वर्कमैन हु हैज बीन इन कंटिन्यूअस फॉर देन ए ईयर वाइल रिट्रेसमेंट। ठीक है, एक आदमी है जो कंटिन्यूअस सर्विस में, उसको रिट्रेसमेंट किया जा रहा है, तो एक मैंडेटरी नोटिस कितना देना चाहिए उसे? 1 मंथ का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, इफ एन अंडरटेकिंग इज क्लोज डाउन। अगर कोई अंडरटेकिंग क्लोज डाउन हो गई या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया या कोई कैलेमिटी हो गई या कुछ हो गया, तो ठीक है, तो उसकी एवरेज पे कितनी होनी चाहिए? किससे कम नहीं होनी चाहिए? वो 3 मंथ से कम नहीं होनी चाहिए। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है? व्हाट इज द पेनल्टी फेस बाय एन एम्प्लॉयर इफ ही ले ऑफ और रिटर्न्स एन एम्प्लॉय विदाउट परमिशन। तो अगर वो एम्प्लॉयर को क्या पेनल्टी मिलेगी? ठीक है, कि अगर वो ले ऑफ कर रहा है और एम्प्लॉय को उसने कोई प्रायर परमिशन नहीं दी या प्रायर नोटिस नहीं दिया, तो इसमें ये होता है 10,000 तक का फाइन होता है, 1 मंथ की जेल होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। 1,000 तक का, सॉरी 10,000 बोल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 43, द पेनल्टी फॉर क्लोजिंग एन अंडरटेकिंग विदाउट प्रायर नोटिस। अगर बिना प्रायर नोटिस के कोई अंडरटेकिंग क्लोज करते हैं तो उसमें क्या फाइन होगा? इम्प्रिजनमेंट होगा 6 महीने का, या फाइन होगा 5,000 तक का, या फिर दोनों। तो ये दोनों ही होते हैं। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सी और डी, तो आपको लगाना है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ protected workmen of the total number of workmen employed in any establishment। प्रोटेक्टेड वर्कमैन कितने परसेंट चाहिए होते हैं? तो चाहिए होते हैं आपके ये 1%। ठीक है, 1% चाहिए होते हैं। और ये कौन होते हैं? ये इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये रजिस्टर्ड, ये जो वर्कमैन होते हैं ना, ये ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, और इनको इलेक्टेड किया जाता है। ठीक है, और कौन इनको रिकॉग्नाइज करता है? एम्प्लॉयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होती है? सेंट्रल, स्टेट, आइदर और जुडिशरी। बहुत सिंपल है, आंसर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, ए लॉकआउट इज डिक्लेयर बाय। लॉकआउट कौन डिक्लेयर करता है? तो लॉकआउट डिक्लेयर करता है आपका एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अगर अपना काम बंद कर दे और कह दे कि जाओ मैं काम नहीं करवा रहा, तो वो लॉकआउट कहलाता है। हु कैन रेफर ए डिस्प्यूट टू लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट में डिस्प्यूट को रेफर कौन करता है? वो करती है आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही, मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगी क्योंकि लेक्चर फिर लंबा हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिकम एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट
इफ इट इज, एक इंडिविजुअल का डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कब बन जाता है? वो जब बनता है जब कोई यूनियन उसे सपोर्ट करती है, एज पर क्वेश्चन एमसीक्यूज। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको कि आपने टीवी पे एक ऐड आती थी पहले कि एक बॉस बैठा होता है, उसके कंपनी के एम्प्लॉयज आते हैं कि एक एक करके आते हैं, सर हम रिजाइन कर रहे हैं, हमें दीवार का कलर पसंद नहीं है, सर हम रिजाइन कर रहे हैं, हमें पंखे पसंद नहीं है, सर हम रिजाइन कर रहे हैं, हमें पानी अच्छा नहीं लगता। तो वो कहता है तुम सब पागल हो गए हो क्या, क्यों ये बेतुका सा रीजन दे रहे हो रिजाइन करने का? तो वो सारे एम्प्लॉय कहते हैं यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब हमारा एक कलीग HIV पॉजिटिव आया, आप उसको निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये कौन सा रीजन हो गया उसको निकालने का? तो इसलिए हम भी रिजाइन देंगे। तो पूरे ऑफिस के एम्प्लॉय उसके सपोर्ट में आ गए। तो वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट था उसका, जिसको निकाल रहे थे HIV पॉजिटिव पेशेंट को, लेकिन जब पूरे एम्प्लॉय सपोर्ट में आए तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, ले ऑफ की सिचुएशन कब होती है? ठीक है, ले ऑफ की सिचुएशन जब होती है जब एम्प्लॉयर काम नहीं दे पाता ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन। आंसर इसका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, कंपनसेशन फॉर रिट्रेसमेंट रिक्वायर मिनिमम सर्विस। जब रिट्रेसमेंट करते हैं तो रिट्रेसमेंट का जो कंपनसेशन होता है उसके लिए मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए? 120 डे, 240 डे इन प्रीसीडिंग 12 मंथ, 180 डे, 365। तो उसके लिए होनी चाहिए प्रीसीडिंग 12 मंथ में 240 डेज। ठीक है, टोटल सर्विस में नहीं, प्रीसीडिंग 12 मंथ में। ठीक है, द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कौन से सेक्शन के अंदर आता है? यह है सेक्शन 7A। आपको सेक्शन 5, 6 और 10 कमेंट पे मेंशन करना है कि क्या क्या आते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे सेक्शन आपको इस लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो 3 सेक्शन आप मुझे बता दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 52, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? तो ये करता है 2K। ठीक है, 2K। 3 का मैंने आपको बताया था, वर्क कमेटी बताया था। 7 और 10 आपको खुद बताना है कमेंट में मेंशन करके। ठीक है, मेंशन करना जरूर प्लीज, क्योंकि आपका ही रिवीजन होगा। Question number 53. Which of the following authority has the power to refer an industrial dispute to a labor court under the Industrial Dispute Act? ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास पावर है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेबर कोर्ट में रेफर कर दे? तो वो करती है हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफर करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्कमैन? इनमें से कौन सा वर्कमैन के में नहीं आता? सुपरवाइजर अर्निंग 8,000 पर मंथ ये आता है, मैनेजर डूइंग स्किल मैनुअल वर्क ये भी आता है, मैनेजर नहीं आता। ठीक है, मैनेजर नहीं आता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, द टर्म इंडस्ट्री अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज एलोपरेटेड इन विच लैंडमार्क केस? किस केस में कहा गया था कि इंडस्ट्री को पूरी तरह डिफाइन किया गया था कि कौन कौन से जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो इंडस्ट्री में आएंगे, किसमें नहीं आएंगे? तो वो कहा गया था आपका बैंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए रजप्पा में। इसमें इंडस्ट्री की डेफिनेशन को अच्छी तरह से एलाबरेट कर दिया था, मतलब डिफाइन कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कमैन रिक्वायर्ड इन एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ID फॉर रिट्रेसमेंट प्रोविजन? रिट्रेसमेंट प्रोविजन के लिए कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, कितने वर्कमैन होने चाहिए? तो वो है 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ इज डिक्लेयर इज केस ऑफ, किस केस में हम ले ऑफ डिक्लेयर करते हैं? जब हमारे पास फेलियर ऑफ पावर होता है या शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है, कि एम्प्लॉयर के पास मशीन वो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, काम नहीं है, और फेलियर ऑफ पावर हो गया है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन आप खुद पढ़ लेना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रेड यूनियन को रेगुलेट करना? नहीं। वेलफेयर करना है एम्प्लॉय का? नहीं। टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज ओनली, सिर्फ एम्प्लॉयज के बीच का डिस्प्यूट सेटल करना? नहीं।
उनका होता है टू इन्वेस्टिगेट एंड सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड अथॉरिटी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? कंसिलेशन ऑफिसर हमारी अथॉरिटी है, ये तो आपको पता है, करेक्ट है। लेबर कोर्ट है, ये भी करेक्ट है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, ये भी करेक्ट है। हाई कोर्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा हाई कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन वर्क कमेटी अंडर द एक्ट? मैक्सिमम नंबर कितने चाहिए होते हैं वर्क कमेटी के अंदर? मेंबर, यहाँ एम्प्लॉय की नहीं, मेंबर की बात कर रहा है, 20। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्ट्राइक्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? कितनी तरह की स्ट्राइक्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बताई गई हैं? 5 तरह की। ठीक है, आप पांचों स्ट्राइक्स के नाम मेंशन करना। अंडर सेक्शन 25F व्हाट इज मैंडेटरी कंडीशन फॉर रिट्रेसमेंट ऑफ वर्कमैन? क्या कंडीशन होनी चाहिए अंडर सेक्शन 25F के अकॉर्डिंग कि अगर रिट्रेसमेंट कर रहे हैं तो उसको 1 मंथ का नोटिस और वेजेस बदले में दी जानी चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म एज स्ट्राइक? आईडी एक्ट में इसमें से कौन सा स्ट्राइक नहीं है? सेसेशन ऑफ वर्क बाय ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, गो स्लो टैक्टिक बाय एम्प्लॉय स्ट्राइक है। लॉकआउट बाय एम्प्लॉयर, लॉकआउट बाय एम्प्लॉयर स्ट्राइक नहीं है। स्ट्राइक कौन करता है? स्ट्राइक करते हैं एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयर नहीं करता। एम्प्लॉयर क्या करता है? लॉकआउट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ सेटलमेंट अराइव एट ड्यूरिंग कंसिलेशन प्रोसीडिंग? कंसिलेशन प्रोसीडिंग में सेटलमेंट का टाइम पीरियड क्या है? 2 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट होता है कि एम्प्लॉय नॉट अलाउड टू एंटर द वर्क प्लेस, एम्प्लॉय को मना कर दिया जाता है कि आप अंदर नहीं आओगे। ठीक है, लॉकआउट स्ट्राइक नहीं होता, स्ट्राइक बाय यूनियन नहीं होता, शटिंग डाउन कंपनी परमानेंटली ये भी लॉकआउट नहीं है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर रेजिंग एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कोई भी पीरियड मेंशन नहीं किया गया है। आप कभी भी अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रेज कर सकते हो, उसके लिए कोई फिक्स पीरियड लिमिट नहीं दी गई है। लेकिन हाँ ये है कि जितना आप डिले करोगे तो उतना ही वो इफेक्ट भी होगा। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 67, विच शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट विद अनफेयर लेबर प्रैक्टिस? अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में कौन सा शेड्यूल में आता है? ये आता है आपका 5th शेड्यूल में। ठीक है, मैंने आपको बताया था टोटल 5 शेड्यूल होते हैं, उसके नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 68, लॉकआउट क्या है? रिवॉर्ड है? नहीं। इंडस्ट्रियल एक्शन है? यस इंडस्ट्रियल एक्शन है। इंसेंटिव है? नहीं, नन ऑफ द। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ए लॉकआउट इज एन इंडस्ट्री डिक्लेयर बाय? लॉकआउट इंडस्ट्री में कौन डिक्लेयर करता है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर बोलेगा मैनेजमेंट को, जब भी तो मैनेजमेंट डिक्लेयर करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, वाइल्ड कैट स्ट्राइक मीन? वाइल्ड कैट स्ट्राइक मीन क्या होता है कि आपने हड़ताल कर दी लेकिन आपने कोई भी इंफॉर्मेशन या नोटिस, प्रायर नोटिस नहीं दिया, तो वो कहलाता है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, ए स्ट्राइक बिकम इलीगल अंडर द आईडी एक्ट? ठीक है, इनमें से किस ऑप्शन में स्ट्राइक इलीगल हो जाएगी? फेस्टिवल के टाइम अगर आप कर रहे हो तो वो इलीगल है? नहीं। नॉट अप्रूव्ड बाय द ट्रेड यूनियन? नहीं। इज कमेंट ड्यूरिंग कंसिलेशन प्रोसीडिंग? हाँ सी हो सकता है, क्योंकि कंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है और अभी आपका फैसला भी नहीं आया, केस भी चल रहा है, कंसिलेशन प्रोसीडिंग भी चल रही है, लेकिन आपने क्या करा? स्ट्राइक कर दी, तो वो इलीगल मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72, वर्कर इन ए यूटिलिटी सर्विस वेंट ऑन ए इलीगल स्ट्राइक विदाउट गिविंग एन एनी नोटिस? अब इसमें क्या हुआ कि पीएसयू पब्लिक यूटिलिटी के वर्कर थे, वो स्ट्राइक पर चले गए बिना नोटिस दिए हुए, और उसके तुरंत बाद ही एम्प्लॉयर ने भी कोई नोटिस नहीं दिया, उसने डिक्लेयर कर दिया लॉकआउट। तो लॉकआउट कैसा होगा? लीगल या इलीगल? ये लीगल ही कहलाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने बाद में किया है, पहले किसने किया है? पहले वर्कर ने किया है, और वर्कर ने कोई नोटिस नहीं दिया था। तो अगर एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लीगल कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, सेक्शन 2A क्या डिफाइन करता है? सेक्शन 2A डिफाइन करता है
टर्मिनेशन ऑफ ए सिंगल वर्कमैन विदाउट जस्टिफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, बस एज सुन एज पॉसिबल ये होगा तो हमारा लेक्चर अभी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। विच अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट सेटल डिस्प्यूट, कौन सी अथॉरिटी है जो इन्वेस्टिगेट करती है और सेटलमेंट करती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, तो वो है कंसिलेशन ऑफिसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, whenever a workman is laid off under the industrial dispute act, the employer will pay him layoff compensation which will be equivalent to, जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्कमैन को ले ऑफ किया जाता है तो उसे ले ऑफ का कंपनसेशन दिया जाता है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 50% ऑफ द टोटल बेसिक वेज एंड डीए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ले ऑफ कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड टू वर्कमैन, इन में से ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंपनसेशन नहीं देगा, ठीक है। इफ ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट, ये हो सकता है। इफ ही डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ वर्क प्लेस एट लीस्ट वंस ए डे, ये भी है। इफ सस्टेनिंग वर्क ड्यू टू स्ट्राइक और शोइंग डाउन ऑफ प्रोडक्शन, ये भी है। और ये सारी सिचुएशन आती है, ठीक है। तो अगर ये सारी सिचुएशन है तो इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे नहीं देगा। मान लो अब आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपकी कंपनी कहीं शिफ्ट हो गई है, अब आपका एम्प्लॉयर कह रहा है कि यहाँ पर काम नहीं होगा, तुम्हें वहाँ जाना है, उसके लिए मैं तुम्हें प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैब सब कुछ दूंगा, फिर भी आप नहीं जा रहे हो तो उसके लिए आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और आप अपने आप को एक दिन के लिए भी प्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो उसके लिए भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 77, 20F, ये 20F का क्वेश्चन तो मैं 3-4 बार करवा चुकी हूँ, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, कंडीशन प्रेसिडेंट टू रिट्रेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 78, अवार्ड क्या होता है, अवार्ड होता है जो लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल देती है, ठीक है। ए डिसीजन गिवन बाय लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोई मॉनेटरी गिफ्ट नहीं होता, रिकॉग्निशन भी नहीं होता और नोटिस भी नहीं होता, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, विच इज नॉट एन अथॉरिटी अंडर द आईडी एक्ट, आईडी एक्ट में कौन सी इनमें से अथॉरिटी नहीं है, वर्क कमेटी यस है, कॉन्सुलेशन भी है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी है, कंज्यूमर कोर्ट नहीं है। वर्क कमेटी कंस्टिट्यूट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फर्म, वर्क कमेटी के जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो कहाँ से आते हैं, एम्प्लॉयर की साइड से, एम्प्लॉयर और वर्कमैन की साइड से आते हैं और इक्वल नंबर में होते हैं, ठीक है। अब्सेंस ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट, अगर अब्सेंस और कहीं इंडस्ट्री में लॉकआउट और स्ट्राइक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो इंडस्ट्री पीसफुल इंडस्ट्री है, वहाँ के रिलेशन, ठीक है। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द रोल ऑफ ए कंसिलेशन ऑफिसर अंडर द एक्ट, क्या रोल होता है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में बताया था, तो उसका सिंपल आंसर है वो सेटलमेंट प्रोवाइड करता है, मेडिटेट एंड प्रमोट सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, बाय पार्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड, बाय पार्ट इंडस्ट्रियल में किसके रिलेशन आते हैं, मैनेजमेंट यूनियन के, यूनियन गवर्नमेंट के, मैनेजमेंट गवर्नमेंट के, मैनेजमेंट गवर्नमेंट यूनियन के, तो ये आते हैं मैनेजमेंट एंड यूनियन। एंड आपको ये बताना है बाय पार्टाइट स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेड द बाय पार्ट मशीन, इनमें से कौन सी बाय पार्ट मशीनरी नहीं है, वर्क कमेटी है, जेएमसीबी है, शॉप लेवल काउंसिल है, कैंटीन कमेटी नहीं है। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, अगर इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट होता है तो क्या पनिशमेंट दी गई है आईडी एक्ट में, सिविल लाइबिलिटी, मॉनेटरी फाइन है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ और फाइन, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ए बी डी गलत है, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 86, अब इसके सेक्शन मैं नहीं बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 86 के, यह चलो मैं बता ही देती हूँ। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक, प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक का और लॉकआउट का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 22, ये पहले भी ऊपर बताया था, ठीक है। सेक्शन 20 में क्या आता है, सेक्शन 20 में आता है कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है। 22 आपका मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन इसका आंसर है। 25 में क्या आता है, ये भी कई बार बता चुकी हूँ, प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ठीक है। और 17 में क्या आता है, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट एंड अवार्ड्स। सेक्शन आप जितना रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएंगे। ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, पता नहीं क्यों, एक सेकंड दीजिए मुझे।
क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल डील विद द मैटर। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कौन से शेड्यूल के मैटर डील करता है, तो ये करता है आपका थर्ड शेड्यूल। अब ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेबर कोड करता है सेकंड शेड्यूल के, और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेकंड प्लस थर्ड के करता है, तो हमको यहाँ पे ऑप्शन में आंसर लगाना है थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर वर्कमैन। इनमें से वर्कमैन के अंडर कौन नहीं आता। ठीक है, एक एम्प्लॉय है जो फैक्ट्री में मैनुअल वर्क करता है वो नहीं आता, या एक सुपरवाइजर है जो 18,000 रुपये पर मंथ ले रहा है वो नहीं आता, या जो क्लरिकल ड्यूटी कर रहा है या अप्रेंटिस कर रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन इज एन अवार्ड एनफोर्सेबल अंडर द आईडी एक्ट। अवार्ड कब एनफोर्स होता है, तो ये होता है आफ्टर द 30 days ऑफ पब्लिकेशन बाय द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट कैन बी एडजुडिकेटेड अंडर द आईडी एक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा आईडी एक्ट में नहीं आता, तो पर्सनल सिविल डिस्प्यूट आईडी एक्ट में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 91, हु अपॉइंट द कॉन्सिलेशन ऑफिसर। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है, मैंने आपको पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 92, द हिस्ट्री ऑफ कॉन्सिलेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कॉन्सिलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 से। क्वेश्चन नंबर 93, हाउ मेनी डे नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर ए स्ट्राइकिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, तो ये आता है 14 डेज, और 14 डेज पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, और कितने दिन तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, 6 वीक तक, ये आप याद रखना। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। इनमें से कौन सा पब्लिक यूटिलिटी सर्विस नहीं है, रेलवे है, पोस्टल सर्विस है, बैंकिंग है, रिटेल ग्रोसरी स्टोर नहीं है। ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी, ये मैंने आपको नोट भी दिया हुआ है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस आर लिस्टेड इन फर्स्ट शेड्यूल, इंक्लूड एसेंशियल सर्विस लाइक रेलवे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टल एंड बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, विच बॉडी अंडर द आईडी एक्ट इज कंसिडर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। कौन सी है इनमें से, वर्क कमेटी, कॉन्सिलेशन, लेबर कोड, ट्रेड यूनियन, तो यह है लेबर कोड। ठीक है, और इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायरमेंट फॉर्म ए वर्क कमेटी। मिनिमम नंबर कितने चाहिए होते हैं, तो हमें चाहिए होते हैं 5। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप ये देख लेना जब आप PDF पढ़ोगे तब। क्वेश्चन नंबर 97, अंडर द एक्ट हु हैज द पावर टू प्रोहिबिट द कंटिन्यूस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट। स्ट्राइक और लॉकआउट को कौन रोक सकता है, किसके पास ये पावर है, तो ये पावर है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। क्वेश्चन नंबर 98, कंटिन्यूस सर्विस का मीनिंग क्या है। ठीक है, अनइंटरप्टेड सर्विस, और ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि अगर आप बीमार पड़े हो, आपने लीव लिया ड्यू टू सिकनेस, एक्सीडेंट हो गया या ऑथराइज लीव है, तो वो कंटिन्यूस सर्विस में काउंट होगी। ठीक है, और ये 3 ऑप्शन गलत है, ACD। क्वेश्चन नंबर 99, अब हम 100वें क्वेश्चन पे आने वाले। हु अपॉइंट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोड। कौन अपॉइंट करता है, तो वो करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट 100, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द वर्क कमेटी। इनमें से कौन सा वर्क कमेटी का फंक्शन नहीं है, तो प्रमोटिंग हार्मोनी बिटवीन एम्प्लॉय एंड वर्कर ये है, डिस्कसिंग मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ये भी है, एडजुडिकेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ये नहीं है, इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशन ये भी है। तो आज मैंने आपको पूरे आईडी एक्ट के 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, थैंक